कोई क्वेश्चन है? ठीक, वेरी गुड। पढ़ते पढ़ते नहीं क्या तुम लोग? लास्ट क्या हुआ था? टोबिन टैक्स हो गया था कंप्लीट। एक छोटा सा पॉइंट है, छूट गया था, बना लीजिए। डीटीए एंड द रोल ऑफ टैक्स हेवेंस डिस्कस किए थे, नोटिंग कर लिए थोड़ी सी। टैक्स हेवेंस हो गया। टैक्स हेवेंस, टैक्स हेवेंस सुना है कि नहीं? जैसे स्विट्जरलैंड है, बहामास है, दुबई है, हांगकांग अब खत्म हो गया, ओमान है। जैसे डीटीए क्या है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डीटीए देखो, डीटीए सिंपल सा है। तो हमारे दो तरह के, किसी भी कंट्री के दो तरह के टैक्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो कोई एक कंट्री ही टैक्स इंपोज करती है। क्लियर हो गया? तो इसी को डीटीए कहते हैं, डबल टैक्स है कि दो कंट्री में से कोई एक कंट्री टैक्स इंपोज करेगा। इसको, इस तरह के एग्रीमेंट को डीटीए कहते हैं। इंडिया का 75 से ज़्यादा देशों के साथ डीटीए है। जो सबसे फ्लेक्सिबल डीटीए है वो हमारा किसके साथ है? मॉरिशस के साथ है। तो मॉरिशस में इंडिया ना कोई टैक्स इंपोज करता है ना मॉरिशस टैक्स इंपोज करता है। यही रीजन है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई और एफआईआई का जो रास्ता है वो कौन सा है? उसको मॉरिशस रूट बोलते हैं। क्लियर हो गया? वाया मॉरिशस, मतलब पैसा अमेरिका से आ रहा है, लेकिन अमेरिका का कोई फर्म है, मान लिया कि मॉरिशस में अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया, या मॉरिशस से किसी एक आदमी को ले, तो अब वो इन्वेस्टमेंट दिखाया था कि थ्रू मॉरिशस आ रहा है। तो अगर 10% की भी टैक्स सेविंग हो तो बहुत बड़ा टैक्स सेविंग हो जाता है। क्या बेटा? एफटीए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। नहीं, टैक्स के लिए है एक्चुअली। एफटीए क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक फॉर्म है। एफटीए, कस्टम यूनियन, साझा बाजार, कॉमन मार्केट। जैसे सार्क कंट्री, जो सार्क का नाम सुने, साउथ ईस्ट एशियन कॉर्पोरेशन, तो सार्क के जो कंट्रीज हैं ये आपस में एफटीए साइन किए हुए हैं। अब एफटीए क्या होता है कि आपस में जो बिजनेस करेंगे उसमें कोई ट्रेडिंग टैक्स नहीं होगा। तो ये जनरली क्या होता है? नेबरहुड में होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप यूएस से नहीं कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। एफटीए जनरली आपके नेबरहुड में होता है। अब नेबरहुड में क्या होता है कि नेबरहुड से, अब आप खुद सोचो कि आप वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करो या गैस इंपोर्ट करो। वेनेजुएला भी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है। और म्यांमार से गैस इंपोर्ट करो, कौन सा ईजी पड़ेगा? म्यांमार। म्यांमार से आप पाइपलाइन डाल सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि आपके बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ईरान आपको ज़्यादा ईजी है कंपेरेटिवली, तो कजाकिस्तान या कहीं और जाते हैं। अब वो हमारे पॉलिटिकल्स प्रॉब्लम आ जाते हैं ना, नेचुरल। तो एफटीए इस तरह का एग्रीमेंट होता है। फिर एफटीए में क्या होता है कि इसमें मेंबर कंट्रीज साइन कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कॉमन मार्केट में बदलते हैं। तो आपस में वो कंट्रीज फ्री ट्रेड करेंगे, और जो भी दूसरे कंट्री के साथ जो उसका मेंबर नहीं होगा उनके साथ जब बिजनेस होगा तो एक कॉमन टैक्स इंपोज होगा। क्लियर हो गया? और वो परसेंटेज वाइज उन कंट्रीज में बढ़ जाएगा। जैसे कौन सा? आसियान। तो वो बताएंगे, वो जो इंटरनेशनल फोरम्स बनते हैं वो टाइप के फोरम्स है। इसी का अपर वर्जन मिलता है आपको यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन ने करेंसी तक एक अडॉप्ट कर ली, तो अल्टीमेट गोल वही है। लेकिन ये सब रीजनल, और देखो कोई इसमें ये नहीं कि डिफरेंस की बात नहीं है, अलग अलग पैटर्न है जहां जो चल रहा है। अच्छा, डेमोक्रेसी के दो पैटर्न हो गए, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। दोनों में इलेक्शन हो रहा है, दोनों का फॉर्म है। इसमें कोई गुड बैड का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है। एफटीए का अपना फायदा है, डीटीए का अपना फायदा है। क्लियर हो गया?
कोई जरूरी थोड़ा कि डीटीए में, अब मॉरिशस तो आप कहते सार्क में आता नहीं है, एफटीए कैसे करेंगे? और एफटीए करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि वाया मॉरिशस आता है। मॉरिशस में आप खुद इमेजिन करो, एक आइलैंड है मॉरिशस, मॉरिशस में पैसा है कि वो इंडिया में एफडीआई दे पाएगा? पॉसिबल है? तो पैसा तो यूएस और वेस्ट से ही आता है, वाया मॉरिशस आता है घूम के। क्लियर हो गया? तो इस तरह से चलता है। नोट कर ले। तो डीटीए के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों रखा गया, नोट करिए। पॉइंट फॉर्म में लिखा, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, पहला पॉइंट है। मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीटीए, अगर हेडिंग बनाना तो बना लीजिए। नेक्स्ट, टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स, to give flexibility to investors to pay taxes in the country of their choice. अब सिंपल सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्ट वहां जाएगा जहां टैक्स रेट कम होगा, तो इसलिए सारे कंट्रीज अपने टैक्स रेट। अच्छा, टैक्स क्या है? टैक्स बेवजह का पैसा है जो सरकार आपसे ले रही है। आप समझिए ना, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस कर मेरी मेहनत, मैंने अपना इन्वेस्ट किया सब, या लोन लिया XYZ, मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने प्रोड्यूस किया, मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, यहां तक तो समझ सरकार किस चीज का ले रही है? किस कौन सा लैंड प्रोवाइड करे सरकार? ये लिए उसका रेंट नहीं दे रहे हो, सरकार दे रही है लैंड। वो तो जस्टिफाई करने के लिए सरकार एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों का वेलफेयर करती है। लेकिन आप देखो, छोटे छोटे प्राइसेस पे आपको नहीं समझ में आएगा। आपका 1 करोड़ का पैकेज हो, तब टैक्स आग लग जाती है शरीर में। 35 लाख रुपए टैक्स कट जाएगा इंडिया में, सोचिए। डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप दे ही रहे हो। इनडायरेक्ट टैक्स तो एक बेगर भी पे कर रहा है, जो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है। आप एक साबुन खरीद लिए, आपने कोई चाय पत्ती का पैकेट खरीद लिया, आपने चीनी खरीद लिया, आपने माचिस की डिब्बी खरीद लिया, आपने एक पेन खरीद लिया, सब पे टैक्स लगा हुआ है। वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले रही है। फिर अब आपकी इनकम हुई, मान लीजिए कि अब आप छोटे इनकम पे हो, तो हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ एक्चुअली क्या हो गया कि फ्रीडम मूवमेंट को जब तुम देखोगे तो गांधी एरा चला 1950 से लेके टिल द इंडिपेंडेंस। और गांधी के मूवमेंट जितना भी तुम देखोगे, गौर से देखो, सारे के सारे एंटी टैक्स मूवमेंट है। चाहे वो चंपारण हो, इंडिगो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, नॉन कोऑपरेशन हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सबसे पहले गांधी किस पे वार करते थे? नो टैक्सेस, नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो एक ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एक मेंटेलिटी बनी, ऐसा नहीं डायरेक्ट टैक्स और भी कंट्रीज में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा जाल है। आपको एक बार आप लोगों को डिस्कस भी किए थे कि आप एक इनोवा खरीद के लिया तो आप 10 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो। 24 लाख की गाड़ी में 10 लाख गवर्नमेंट ले रही है टैक्स, यानी गाड़ी वर्थ कितने की है? 14 लाख। आपसे पेमेंट कितना ले रहे हैं? 24 लाख। फिर आप उसका गाड़ी का नंबर लेते हो, RTO रजिस्ट्रेशन क्या है उसका? रोड टैक्स, RTO, रोड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहां गाड़ी का 7-8% टैक्सेशन देते हो। अब वो ऐसा नहीं कि 14 लाख पे लगता है, वो फुल प्राइस पे लगता है, एक्स शोरूम प्राइस पे। अब 24 लाख 8% निकालो, 25 लाख 8%, लगभग 2 लाख रुपए आप टैक्स दे दिए वहाँ गाड़ी रजिस्टर्ड कराने का। फिर आप पेट्रोल, डीजल, CNG कुछ भी लेते हो, कभी बिल लेना, उसकी पर्ची पढ़ना, उसमें 1 रुपये नाही का जा रहा है, कुछ वेलफेयर का जा रहा है, कोई सेस लगा हुआ है पर लीटर और एवरी डे। तो ये टैक्स ले ली गवर्नमेंट। और उसका जैसे ही ढंग के किसी रोड पे आप पहुंचे, और टोल टैक्स इस हिसाब से इंडिया में अनडाउटली गडकरी जी ने बहुत बेहतरीन रोडें बनवाई हैं, लेकिन लगभग 1.5 से पौने 2 रुपये पर किलोमीटर चार्ज आ रहा है। आप यहाँ से वैष्णो देवी चले जाइए, आप यहाँ से लखनऊ चले जाइए, आप यहाँ से जयपुर चले जाइए, किसी भी साइड में निकलिए, जैसे ही कोई एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे 1.5 से पौने 2 किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज आ रहा है।
आगरा जाने का 350 का टैक्स है, 350 रुपीज। ये टैक्स का जाल देखो। और ये सब के बावजूद जब तुम्हारी इनकम आएगी उस पर इनकम टैक्स लगेगा, और 2, 4, 5, 10 लाख हो तब तो तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हायर इनकम ग्रेड में गए और बड़ी पोस्टों पे आप सैलरी छुपा नहीं सकते हो, वो पैकेजेस मिलते हैं सीधे सीधे। कई बार कंपनी ने कुछ चालाकी की तो एक हमारे चिदम्बरम साहब थे, एक टैक्स लगाया उन्होंने। जैसे कंपनी ने क्या किया कि 1 करोड़ का पैकेज दिया 60 लाख का, बाकी आपको बंगला दे दिया, कार दे दिया, कंपनी से सब कुछ चल रहा था, भाई यही सब चीजें तो खर्च करोगे। तो कहा नहीं नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। एक टैक्स है एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, और ऐसा ऐसा टैक्स लगा रहा हूं। तो चलो 2008-9 का रिसेशन हो गया। एक टैक्स था विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स जानते हो क्या था? ये 2009 में बंद हुआ। अब मान लो आप एक बागीचे से जा रहे हो, आम का बागीचा, आप कुछ किए नहीं, हवा चली, आपके हाथ में आम आके गिर गया, उस पर भी टैक्स लेंगे। हाँ, विंडफॉल टैक्स उसका नाम ही है। मतलब कि मार्केट में ग्रोथ आई, मार्केट में हाइप हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको प्रॉफिट हो गया, लाओ टैक्स दो। हाँ, खाली तो दो। देखो, जब तक 5-10 लाख की इनकम गवर्नमेंट पास टाइम नहीं है। कभी जब पॉलिटी में भी पढ़ोगे और इसमें भी पढ़ोगे बजट वाले में, एक टैक्स होता है, एक नेट प्रोसीड होता है। 10 लाख वाले पे गवर्नमेंट क्यों दिमाग लगाएगी? मरे हुए के मार के क्या निकाल लोगे? जो अपनी कमाई 6 लाख दिखा रहा है, तो उसमें तुम टैक्स लगा के बहुत करोगे, 10-20 हजार पा जाओगे, तो वो क्या चुरा रहा है? तो उसको छोड़ देती है गवर्नमेंट, छोड़ो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसको रगड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक टैक्स कलेक्शन होता है, नेट प्रोसीड होता है। नेट प्रोसीड जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जो लगा है, फाइनेंस कमीशन है, टैक्स डिवोल्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, तो यूनियन स्टेट के बीच में टैक्सेस कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। माने टैक्सेस का कलेक्शन हुआ 60,000 करोड़। अब इसको यूनियन और स्टेट में बांटना है, लेकिन इसके कलेक्शन में जो एजेंसी लगी हुई है, जो IRS और ये सारे लोग लगे हुए हैं, मान लीजिए 12,000 करोड़ इनके खर्च हो गए, तो कितने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 48,000 करोड़ का होगा। ये नेट प्रोसीड है, खर्चा निकाल के। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, तो IPS भी बनोगे तो वहाँ भी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग है, घोड़ा दौड़ाने से लेके सब कुछ है। लेकिन आपकी चॉइस पे, सीखना हो सीखो, ना सीखना हो मत सीखो, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। फायरिंग वायरिंग लोग शौक में सीख लेते हैं। IRS बनोगे ना तो इसमें ट्रेनिंग में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन के बाद पहला स्टेटमेंट होता है कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो अपने क्या कमाओगे और सरकार को क्या कमा के दोगे। तो ये भारत सरकार के कमाऊ पूत है। मतलब इनको IRS जितने हैं, इनको पैसा ले आना है, और इनका SP साहब का पाला किससे पड़ेगा? चोर से, बलात्कारी से, मर्डरर से। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही ना। DM का ऑफिस जो वर्सेटाइलिस्ट ऑफिस है, हर डिपार्टमेंट का वो सेंटर बना हुआ है। नेताजी को भी रिसीव करना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, कहीं खाना कम पड़ गया वो भी भेजना है। तो इन पोस्टों से इनकम नहीं जनरेट होती है। लेकिन IRS जो है उसका पाला किससे पड़ेगा? नहीं, पूरा कारपोरेट लॉयर खड़े हैं, चार्टेड अकाउंटेंट खड़े हैं, कंपनी सेक्रेटरी खड़े हैं, वहां मूर्खों से पाला ही नहीं है आपका। पता चला कोई कानून आपने गलत लिख दिया, कोई गलत लॉ लगा दिया, वो पहुंच जाएंगे कोर्ट। IRS साहब से बड़ी सैलरी तो उनकी है, 40-40 लाख का पैकेज लेके बैठे हैं। कंपनी का मालिक फट्टे लेके मारना शुरू करेगा वकील को, ये क्या करा के लाया हो, टैक्स लग गए। सिस्टम को समझो ना। तो जैसे ही IRS बनोगे वहां आपको 2 साल खूब पढ़ना है, 1.5 साल, क्योंकि जरा भी लॉ लगाने में आपने गलती कर दी तो आप सरकार का नुकसान कर देंगे। तो वहां पे कोई छूट नहीं है। तो सीधे बताया जाता है कि बेटा अगर को पैसा कमाना हो तो नौकरी वही है। अब मैं तो देखा हूं बेवजह का पैसा है, तो थोड़ा साइन करने का पैसा ले लेते हैं सब। एक होता है ड्यूटी ड्रॉबैक, मतलब जब आप एक्सपोर्ट करोगे, मेरे एक रिलेटिव है IRS है, उसमें कस्टम एक्साइज में,
तो मैं गया था उनके यहाँ, तो उस समय उस साइड पोस्टिंग पे थे। साइड पोस्टिंग में पर डे की इनकम 2 लाख रुपए चल रही थी पर डे। और काम क्या था, उनको ड्यूटी ड्रॉबैक रिटर्न करना था। होता क्या है कि जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट के पास आपको एक गारंटी जमा करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो 10 लाख रुपए के ड्राफ्ट आपको लगाने पड़ेंगे। वो जब सारा एक्सपोर्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियरेंस ओके हो जाएगा, उधर से ओके हो जाएगा, तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। मतलब उस पैसे को देने कमीशन ले रहे थे। जैसे मैंने ये सामान एक्सपोर्ट किया, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, अब ऐसे मैंने 10,000 पीस एक्सपोर्ट किए, अब इसमें 2-2.5 महीना लगा, तो यहाँ पे एक रूल है कि जितना उसका 10% की आपको वो देना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि कोई मिसयूज हो जाए, कोई गलत चीज़ है। कई बार आप गलत सामान भेज दिए, वहाँ से पूरा रिटर्न कर दिए, अब ना आप उठा रहे हो ना वो ले रहे हैं, तो शिपिंग इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है। तो इसलिए सब गारंटी रख ली जाती है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, गारंटी दे दिए, अब गारंटी रिटर्न मिल जानी चाहिए ना। इस गारंटी को लेने का 2% देना पड़ता है अपना पैसा। एक पोर्ट है महाराष्ट्र में, अगर सुने आप लोग, मुलुंद, वहां पे एक इनकम टैक्स, अरे सॉरी, कस्टम इंस्पेक्टर की इनकम पर डे की होती है और 24 से 28 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर एक IRS होता है। इन इनकम का कैलकुलेशन आप करिए, ठीक है। हाँ तो और नहीं तो क्या, बताए ना, वहां मूर्खों से कंपटीशन नहीं है वहां। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट जज की क्राइटेरिया पढ़ते हो, वहां क्या बेवकूफ बैठे हुए हैं कि ये वाला जज ज्यादा जानता है, ये वाला कम जानता है। सबकी क्राइटेरिया कंडीशन एक ही है। इस पे बात हुई जब 2 सिस्टम चलता है ना हमारे यहाँ, एक मेरिट सिस्टम चलता है, एक सीनियरिटी सिस्टम चलता है, स्पेशली इन प्रमोशंस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रिंसिपल चल रहा था, तो सरकार ने इंटरफियर करने के चक्कर में क्या किया कि एक बार सीनियरिटी का वायलेशन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ मतलब बेवकूफ बैठे हुए हैं कि ये वाले जज 2 समझदार है, ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाकबाजी चल रही है यहाँ पे। तो बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सिंपल कर दिया गया, सीधे सीधे सीनियरिटी काउंट की जाती है। चाहे आप 1 दिन से सीनियर है, बात खत्म। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो जो सीनियर मोस्ट होगा, साफ साफ लिखा हुआ सीनियर मोस्ट, कोई और एलिजिबिलिटी काउंट ही नहीं कहते। अब बाकी सबकी एलिजिबिलिटी तो सेम है, तो फिर डिसाइड कैसे करोगे? सीनियरिटी एक ग्राउंड बच रहा है। चलिए आगे, रोल ऑफ टैक्स हेवेंस इन DTA। जैसे केस स्टडी है, जैसे 2012 में $17 बिलियन इंडिया में FDI है, इसमें $8 बिलियन सीधे सीधे मॉरिशस से थी। अभी ये है DTA, और जबकि $8 बिलियन में मुझे लगता है मॉरिशस परचेज किया जा सकता है, मतलब सीधे प्लॉटिंग करके खरीद लो। रोल ऑफ टैक्स हेवेंस इन DTA। From last 6 years, they are more in focus। अरे 2012 के बाद से बड़े पंगे मचे टैक्स हेवेंस को लेकर। From last 6 years, they are more in focus। These tax havens do not disclose the source of fund, disclose the source of fund। ठीक है। टैक्स हेवेंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इस बात को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब 9/11 हुआ तो US ने इस पर बहुत प्रेशर किया था, तो स्विट्जरलैंड वगैरह को वो सारा देना पड़ा। मतलब जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं कि फिदाइन बना दे रहे हैं। तो इतने बड़े पैसे का मूवमेंट आखिर कैसे कर रहे हो? समझ रहे हो नहीं बात को? भाई US में जो अटैक हुआ 9/11 का, उसमें कोई अनपढ़ और कोई बेवकूफ़ तो था नहीं, सारे के सारे इंजीनियर्स थे।
9/11 आपको क्या लगता है, टक्कर से बिल्डिंग गिरी थी? साइंस का बेहतरीन एग्जाम्पल था वो। जो सारे प्लेन, अमेरिका जो कि बड़ा कंट्री है, तो प्लेन वो पसंद किए गए कि कौन से प्लेन हम हाईजैक करेंगे, तो वो प्लेन टारगेट किए गए जिसमें फ्यूल अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। और जो टक्कर लड़ी हुई, टक्कर से 1-2 फ्लोर का नुकसान था। जो पेट्रोल गिरा, पेट्रोल से जो आग लगी, उस आग से जो हीट जनरेट हुई, बिल्डिंग के अंदर के पिलर्स के आयरन्स पिघल गए, मेल्ट कर गए। इस वजह से बिल्डिंग कोलैप्स की। 9/11 कभी उठा के देखे, वो बिल्डिंग सुबह टक्कर हुई थी और शाम तक गिरती रही थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे गिरी और 1-2 मिनट में ध्वस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुबह से टक्कर लगी और शाम तक गिरती रही। तो वो साइंस का एग्जाम्पल था। धक्का मार के उसके 2-4 फ्लोर को आप तोड़ सकते थे, बिल्डिंग नहीं गिरा सकते थे पूरी की पूरी। तो साइंस का एग्जाम्पल था। तभी तो ये हुआ कि इसके पीछे मतलब टेक्निकल लोग लगे हैं। तो फिर बाद में निकला कि अच्छा, ये खुद लादेन खुद इंजीनियर था और सारे के सारे इंजीनियर्स हायर किए गए थे, जो लोग उसको फलीभूत किए। सारे वो प्लेन पसंद किए थे जिसमें फ्यूल का अमाउंट ज़्यादा हो। तो 9/11 के बाद यूएस ने बहुत प्रेशर किया था दुनिया भर के देशों पे, जो भी टैक्स हेवेंस हैं, इनसे कर करके डिटेलिंग ली गई। उसी में तुमको याद हो, लाल कृष्ण आडवाणी का, इंदिरा गांधी का, सबका नाम आया था। फिर इंडिया में कुछ डिस्क्लोज हुआ नहीं। बाद में मोदी जी ने उस पर चुनाव लड़ा, 15 लाख सबके अकाउंट में। अच्छे दिन आएंगे, भूल गए सब स्लोगन। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे। अब अच्छे दिन जिसके आने थे आ गए। करप्शन तो हो ही रहा था। देखिए सिस्टम देखिएगा आपको। मैं किसी सरकार पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सारे आपको वो इंसिडेंसेस बता रहा हूँ जो इस देश में हुए। एक व्यक्ति गुजरात में बैठा हुआ है जो कि सीएम है, एक व्यक्ति एक एनजीओ चलाता है, एक सोशल रिफॉर्मर है, एक पुलिस की रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, कुछ वकील हैं, और उसी समय एक व्यक्ति थे विनोद राय, द कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर राइटर जनरल ऑफ इंडिया। मनमोहन सरकार सेकेंड रेजिम को उतना अपोजिशन ने डिफेम नहीं किया जितना अकेले विनोद राय ने कर दिया। दुनिया भर के स्कैम, 3G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम और दुनिया भर के स्कैम्स सारे खोले गए। मतलब यहाँ तक बात हो गई कि मुझे अच्छी तरीके से 36,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़ एंड एक्सट्रीम वन 1 लाख करोड़ कोल। पूरे देश को लगा बहुत बड़ा करप्शन हो गया भाई, और सब ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग अरेस्ट हुए। एक नेता सामने आया कि भाई अब अच्छे दिन आएंगे, सबको हटाया जाएगा, इस करप्शन को मिटाया जाएगा। दूसरा जो गांधीवादी व्यक्ति, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जनता सड़कों पे उतर आई। आप लोगों को शायद नहीं याद होगा, आप लोग छोटे रहे होंगे, वाकई अन्ना मूवमेंट जब हुआ था तो देश में जागृति दिखी थी। मैं यहीं दिल्ली में था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, नोएडा में कॉलोनी पे लोग वो अन्ना हजारे वाली टोपी और वो लगा के प्रदर्शन कर रहे थे। इतना हुआ था, पूरे इंडिया वाइड प्रदर्शन हो गया था उस मूवमेंट का। शीला दीक्षित की सरकार चली गई, एक नया व्यक्ति सीएम बन गया, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल गई, कोई राज्यपाल बन गया, कोई पीएम बन गया। ठीक, यहाँ तक सब कुछ सही। जिसके ऊपर 3G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन लगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। ए राजा, क्लीन चिट। कोल स्कैम, क्लीन चिट। ये मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स बता रहे हैं। कोई राज्यपाल बना गया। अब आप सोचिए कि स्कैम था क्या। नो कमेंट्स। नहीं समझ में आया ना? नहीं आएगा समझ में। समझ में आ जाता तो लोग ऐसे पीएम सीएम थोड़े बन जाते। कॉमन मैन के नहीं समझ। स्कैम ये था, ये सारा प्रोपोगंडा, कुछ निकला ही नहीं। जब हम आप पे लगा दिए कि आपने मर्डर किया है
और आप जेल चले गए, सब कुछ हो गया, 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, और उतने में मैं अपना झंडा गाड़ लिया। ये हुआ। चलिए, तो इसके कुछ टैक्स हेवंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोग। पहला, रिफ्यूजल टू शेयर इंफॉर्मेशंस, फिर सभी IRS ही बन जाते हैं। पसंद भी तो होती है। चलिए, रिफ्यूजल टू शेयर इंफॉर्मेशंस, स्पेशली टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब ये कंट्री वो हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। दूसरा, जीरो और वेरी लो रेट ऑफ टैक्सेस। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ पॉइंट, नो सबस्टेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दीज कंट्रीज। अब स्विट्जरलैंड कैसे इतना अमीर कंट्री है? कभी देखे स्विट्जरलैंड को आप? मतलब पिक्चर में ही देखे होंगे, जाने का मौका तो मिला नहीं होगा अभी। देखे हैं कंट्री को? कोई उस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है स्विट्जरलैंड में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मतलब इंडस्ट्रीज हो, कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं है। कहीं से पैसे आ रहे हो, सब यही टैक्स के पैसे हैं। और ये इतना बड़ा लालच है, लोग मर जाते हैं। और स्विस बैंक में क्या है ना, सीधे सीधे कोड नंबर चलते हैं। अगर कोड नंबर आपके पास है, जिसके पास वो कोड है वही उस पैसे का मालिक है। अब मैंने ले आके डिपॉजिट कर दिए, बच्चों को नहीं बता पाया, गया बैंक के पास, जो वो कोड लेके जाएगा उसको पैसा मिलेगा। सभी टैक्स हेवंस का ही सबसे बड़ा लफड़ा है। घड़ी के अलावा कुछ बनती नहीं है स्विट्जरलैंड में। और टूरिज्म, और कौन सी मनी है? व्हाइट मनी ले आके रखे हो, व्हाइट मनी कहीं रख लो। भाई उनकी अपनी पॉलिसी है, पूरा पूरा देश ही वही काम कर रहा है। और एक बात जानते हो, बड़े ईमानदार लोग हैं स्विट्जरलैंड में। नहीं हंसो मत, ये केस स्टडी बता रहे हैं। इन बैंकों के पास बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ था, तो वहां के लोग अपोज कर दिए कि नहीं, ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और सरकार रखे। हमारी तरह थोड़े है, हमारे तरह सिविक सेंस है ही नहीं। वो लोग भी अच्छे हैं कि हम कहें नहीं चाहिए फ्री का पैसा। और यहाँ गवर्नमेंट अभी गेहूं बांटना शुरू करे, लाइन लग जाएगी। लगती ही है, देखे ही होंगे, जिसमें 90% है जिनको जरूरत नहीं है। जो लोग गेहूं चावल लेने जाते हैं सरकारी, उसमें 90% ऐसे हैं कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन ले आते हैं, फ्री का मिल रहा है। और इंडिया इज अ कंट्री, तुम जहर लेके खड़े हो जाओ, फ्री में बांटो, लोग लेके जाएंगे पैक करा के। गजब फ्री का क्रेज है। कभी शोरूम्स देखे हो? जब तक सेल ना लगा हमारे यहाँ ग्राहक नहीं दिखता है शोरूम में। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, जब वो हमको टैग दिखेगा ना कि 40% ऑफ, 30% ऑफ, तभी हम लोग घुसते हैं। और उसमें भी जाएंगे तो फ्रेश अराइवल की तरफ नहीं देखते हैं, लगा रहा तो उसमें 2 कॉलम फ्रेश अराइवल, उधर हम जाते ही नहीं, वही काउंटर हमेशा खाली दिखाई देता है। हाँ, और उसी में छांट रहे हैं। तो इससे आप इकोनॉमी केवल देश चलाने, थोड़ा अपनी मेंटेलिटी को भी तो पकड़िए। हमारी मेंटेलिटी भी वही है। अब जैसे इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट जानते हो? बताओ। इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। अब जो शेख वगैरह हैं दुबई के, इनके अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट डाल दिया ना, ये बैंक को फोन करके डांटते हैं, निकालो जल्दी इंटरेस्ट। हराम मानते हैं उसको। और उनके शेख की बात मैं कर रहा हूं, $1 बिलियन के अकाउंट होते हैं उनके। यहाँ हमारा
मेरा 100 रुपया कटा था आईसीआई वालों के, मैंने बाप भाई एक कर दिए थे। लगी समझाने में, इलिटरेट समझ रखे, कट कैसे गया पैसा। नया नया पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, आज इसको पूरा मोरल लेक्चर दे के आऊंगा। अब मैं सोचता हूँ क्यों मैं गया था यार, इतना टाइम बर्बाद करके। डांटने गया था मैं उसको, और 100 रुपये में वापस कराया हूँ। भेजो नहीं तो अभी अकाउंट क्लोज करूंगा। उस वक्त कितनी बार काट लिए सब सारे वाले, मैं फिर नहीं गया। लेकिन उस समय नया नया इकोनॉमिक्स पढ़े थे ना, तो नया नया अधिकार ज्ञान हुआ था मुझे। पता है, एक राइट होता है, एक राइट फीलिंग होता है। तो हमको राइट फीलिंग हो गया था उस दिन, तो हमको आज तो ले ही के आएंगे बैंक से। तो वही है। चलिए आगे देखो। अब ऐसा ऐसे जान लो कि कंसर्न क्या है। ब्लैक मनी उन्हीं तक तो ठीक है, एक्चुअली ये इलीगल पैसा है, थ्रेट का पैसा है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का पैसा है। अफ्रीका वगैरह में वैसे से पूरे पूरे देश टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी डायमंड्स वगैरह निकाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी एकदम एक गलत मार्केट, एक ब्लैक मार्केट बनती है, एक ग्रे मार्केट बनती जा रही है, और ये सारा पैसा घूम के इनके पास पहुंच जाता है। फिर यही पैसा मान लीजिए एफआईआई के थ्रू कन्वर्ट होके आपके देश में आया, आपके शेयर मार्केट से उसने प्रॉफिट अर्न किया, और उसी से बम्बई विस्फोट किया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे? ऐसा पैसा चाहिए आपको कि जिससे आपकी इनकम हो, फिर आप ही घर पे बम फेंका जाए? तो वो हमारी ही इकोनॉमी में तो सबसे बड़ा मामला जो ये हो रहा है कि पैसा है किसका, और इलीगल सोर्सेस जो है, और जिस आदमी के इलीगल पर्पजेज हैं उससे आप कभी वो नहीं कर पाओगे। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना उनका ओरिएंटेशन ही नहीं, वो बिजनेस करने थोड़े आए हैं, वो तो प्रॉफिट कमा के आप यहाँ बम फोड़ने आए हैं। जब टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं तो पूरे इकोनॉमिक रूट्स भी ट्रेस किए जाते हैं। जैसे जब आप सेलेक्ट हो गए, अगर आईपीएस अधिकारी बन गए, आप लोगों को अभी नहीं पता, आप केवल पुलिस को, गवर्नमेंट बहुत से डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। ये जाली नोट से लेके जाली नोट बहुत बड़ा आपके लिए थ्रेट है, कंट्री इकोनॉमी के लिए थ्रेट है। जो डिमोनेटाइजेशन किया गया इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, बहुत ज़्यादा जाली नोट बन रहे थे, वो सब पाकिस्तान से आ रहा था। और इन हथकंडों में पूरा का पूरा देश इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे जब वर्ल्ड में हिस्ट्री में अगर आप पढ़े हो, जब ट्रेडिंग ऑफ स्लेव्स होती थी, तो पहले तो कंपनियों ने की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच कंपनी थी, तो पहले इन कंपनियों ने की, बाद में पूरा का पूरा कंट्री इन्वॉल्व हुआ है इसमें। अफ्रीका के कोस्ट पे ये जाल लगा के खड़े, जैसे पक्षी नहीं पकड़े जाते शिकारी, कोई ब्लैक दिख गया उसको पकड़ के नाव में डाल ले, चल बैठ जा, अब मारपीट के लेके चले गए कहाँ, क्यूबा, और 2 बोतल सीरे के बदले, 2 जार सीरे, मतलब 40 लीटर सीरे के बदले 1 स्लेब दिया जाता था। और वो सीरा लेके एक कंपनी जाती थी यूरोप, और उसी सीरे से बनती थी वाइन। सीरा वो चीनी का एक प्रोडक्ट होता है, उसको इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं, हाँ अभी माल्ट कह लीजिए, लिखा रहता है ना बोतल, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, वो मॉल्ट था एक्चुअली। उसी मॉल्ट के बदले चेंज हो जाता था। अरे कुछ है थोड़े यार, कोई चीज़ सड़ा दो, फर्मेंटेशन हो जाएगा, हो गया बस। ये जितनी बियर और लिकर पी रहे हो सब फर्मेंटेशन है। मतलब फैक्ट्री वाली वो स्पिरिट छोड़ के वो तो बनाई जा रही है। जो रियल शराब बनती है, जिसको तुम लोग बोलते हो अगर गांव देहात से, तो महुए की बनती है, आम सड़ा के बनता है। तो जिस चीज़ को सड़ा दोगे उसमें नशे की क्वालिटी है, फूड मटेरियल है। 2 किलो चीनी पी जाओ घोल के, गारंटी देता हूँ, देखो नशा होता है कि नहीं, पी के देखो। डायबिटीज तुरंत नहीं होगी, 2 किलो चीनी घोल के पी के देखो, वो चक्कर आएंगे पूछो मत। तो यही ना होता है पीने के बाद। शराब पी के दिमाग ही तो खराब करना है, तो इसके तो 100 तरीके हैं, कैसे भी कर लो खराब। जो शराबी होता है उससे कभी पूछो क्या हुआ, अरे भाई क्या,
10 बार घुमा दो उसको, सरी घुमाना तो घुमा लो किसी तरीके से। चलिए अब फाइनेंशियल मार्केट, ये थोड़ा सा छूट गया था उस दिन। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के दो पार्ट कर लीजिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड में नीचे लिख लीजिए फ्रेंड, रिलेटिव्स, मनी लेंडर, लैंड होल्डर, कमीशन एजेंट। मनी लेंडर, कमीशन एजेंट लोकल लेवल पे जो होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आइए, बैंक लोन, कॉल मनी मार्केट, मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, और मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज के नीचे ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिएगा, मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके नीचे हुंडी, हुंडी HUNDI, एफिडेविट, लेटर ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स, ठीक है। फिर आइए कैपिटल मार्केट, पहला गिल्ट एज्ड मार्केट, GILTEDGED, गिल्ट एज्ड। दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गिल्ट एज्ड, GILTEDGED। फिर है दूसरा लिखिए मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, और मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज को दो पार्ट में कर लीजिए, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट, मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। लाइन चेंज करके लिखिए, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट divided between two parts, money market and capital market। क्या बेटा? हाँ ठीक है, मत लिखिए, बस बता रहे हैं। अब हेडिंग बना लीजिए मनी मार्केट।
money market is that part of financial market where exchange of short term loans and security, RBI regulatory body of Indian money market, RBI regulatory body of Indian money market. RBI control liquidity in economy. RBI controlled liquidity in economy by medium of money market. By medium of money market. Liquidity in economy by medium of money market. ठीक है। अब इसमें हमने जैसे पहला बनाया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में, लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए। आरबीआई डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? इंटरेस्ट रेट। अच्छा, और कुछ? नोट कर लो बेटा प्लीज। हेड बनाइए ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी which regulate by any act, or by any notified institution of government like RBI, SEBI, NABARD, any notified institution of government, for example RBI, SEBI, NABARD, etc. And this part of economy also maintain their balance sheet and annual financial statement. Their balance sheet and annual financial statement. This sector known as organized sector. And those organized sector and those who does not fulfill these conditions, they are known as unorganized sector. जैसे आपकी कोचिंग है किस में आएगी? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। इसकी एक बैलेंस शीट बनती होगी, एक बजट बनता होगा, एक प्रॉपर चैनल है। लेकिन जो ठेले वाला बाहर सामान बेच रहा है वो किस में आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बैठी है। क्लियर हो गया? या गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, जैसे मान लिया कंपनी एक्ट, आपने भाई वेदांता आईएएस प्राइवेट लिमिटेड बना लिया, तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपनी एक्ट की कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना। फिर जैसे ही कंपनी बनाओगे तो हर साल आपको उसका आरओसी फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, फिर आपको पूरा स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको अपनी बैंकिंग दिखानी पड़ेगी, कम ज़्यादा जो भी करो करना पड़ेगा आपको। तो जब ये चीज़ें आपने किए, बैलेंस शीट मेंटेन किए, अकाउंट मेंटेन किए, सारा कुछ, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। और जहाँ ये चीज़ें नहीं हो रही है, ओरली चल रहा है, अपने मन से चल रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। बस सिंपल सी बात है। जैसे जो आपके कॉलोनी का दुकानदार है, प्रोविजन स्टोर का, परचून की दुकान का, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन जो पूरन स्टोर खुले हुए हैं, जो रिलायंस फ्रेश खुले हुए, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्या बेटा? टैक्स किसको देना पड़ता है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। एक तो हो गया कि कौन से टैक्स देने की बात कर रहे हैं।
कौन सा गली में परचून बेचने वाला डायरेक्ट टैक्स दे रहा है? वो दे भी, ये जैसे बनाएंगे तो आप नहीं समझ रहे हो। आपने कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? आपने कंपनी, कारपोरेट कुछ ना कुछ बनाया ना आपने। तो मैंने आपको क्या लिखा है? विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दैट इज रेगुलेटेड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल RBI, सेबी, नाबार्ड एटसेट्रा, यही लिखे हैं आप। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होगा? जैसे कंपनी एक्ट 1956, वो एक अम्ब्रेला प्रोविजन है। उसमें कंपनी एक्ट की एक डिफिनीशन दी गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 2-3 तरह की मेनली 2 फॉर्म बनती है हमारे यहाँ, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, PBT और पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जिसको हम बोलते हैं। उसकी कंडीशंस दी हुई है। उन कंडीशंस को फुलफिल करके एक व्यक्ति एक कंपनी खोल सकता है। जैसे ही आपने कंपनी खोली तो आप कंपनी का इनकम दिखाओगे, अपनी इनकम दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? पहले अपने एक्सपेंडिचर्स दिखाओगे, फिर अपनी इनकम दिखाओगे। तो तुम उसमें अब डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी पोस्ट पे, उस पोस्ट के अकॉर्डिंगली सैलरी आएगी। फिर वो कंपनी के प्रॉफिट को दिखाओगे कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो बहुत से फाइलिंग्स बढ़ जाते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर हो गया? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मन किया वॉलंटरली कर रहा है, नहीं कर रहा है, वहां वॉलंटरली हो गया ना। और बैलेंस शीट अब कहां भी मेंटेन करे, एक रियल में बैलेंस शीट बनती है, बाकायदे CA लगता है, एग्जामिन करता है, ठप्पा मारता है। तो जहां CA आ गया, ठप्पा लगा, एग्जामिन हुआ, वो हो गया क्या? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो अपने हम कॉपी में लिख ले रहे हैं, ये हो गया क्या? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बात टैक्सेस के पेमेंट की रही, प्रॉपर सिस्टम को समझिए, ठीक है। और टैक्स तो मैं आपसे बार बार कह दिया कि टैक्स तो इंडिया में भिखारी भी दे रहा है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे तो, बिकॉज दैट टैक्स ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब हुआ? हाँ नहीं, एक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जब वो अपनी इनकम शो करेगा तब ना, नहीं इनकम 5-7 लाख दिखाना पड़ता है सालाना, तब टैक्स बनेगा। ऐसे थोड़े टैक्स बनता है। अभी समझा रहे थे 5-10 लाख तक कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो आपको फायदा हो जाता है। एक्सपेंडिचर से दिखा के डाल दो, 5-6 हज़ार रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाएगा तुम्हारे पास। CA अगर समझदार है तो आता है। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे आप 10 लाख के ऊपर निकले, छाती फटती है टैक्स से। 10% TDS कट जाता है, और जितना पेमेंट अकाउंट में गया पड़ गई टैक्स लायबिलिटी। और ऐसा साइकिल बनाए हैं सब, इधर से गए तो GST, करेंट अकाउंट में ले लिए तो, और पर्सनल अकाउंट में ले लिए तो इनकम टैक्स। अब मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, 5-10 लाख तक है तो कोई बात नहीं। कितना लोन दिखा दोगे, कितना दोस्तों से दिखा दोगे? कहीं न कहीं तो फंसी जाओगे। और छोटी मछली नहीं खोजी जा रही है वहां, ये मत घबराइए आप लोग। आप लोग अपना ही इनकम लेके परेशान है। यार 5 लाख था, 5,30,000 हो गया। भगवान किसी के पास टाइम है तुम्हारा इनकम देगा? 5,30,000 हो गया। अरे वहां खोज हो रही कि बड़े, हाँ कौन मार के बैठा है, आपको अंदाजा भी नहीं। करोड़ों करोड़ों के टैक्स गबन करके लोग बैठे हैं। 50-50 हज़ार को सेटलमेंट का दे आते हैं। 50 लाख जो सेटलमेंट का दे रहा है, तो सोचो टैक्स कितना चुराया होगा, 2-3 करोड़ चुराया होगा। एक बार मैं एक बैंक में था, मतलब मेरा फ्रेंड जॉब करता था, तो कॉफ़ी पीने गया था मैं उसके यहाँ। और शाम के 4:30-5 बजे HDFC एक आदमी आया, मोटा तगड़ा था, दे दे अपना फाइल ले के आया, लोन चाहिए कितना, 1 करोड़। तो ये जो लड़के उड़के घूमते रहते हैं, इनके तुरंत ब्रांच मैनेजर को बुलाया गया, फाइल हो गया, सब कुछ ओके।
और कहा अभी चाहिए, आधे घंटे के अंदर, इतना ही टाइम है मेरे पास। और जिसके डॉक्यूमेंट सही है, लोनिंग बहुत इजी कर दी गई है। आप तरह से चेक किए सब कुछ, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, आधे घंटे में पैसा उसके अकाउंट में डिसबर्स हुआ और वहीं बैठे बैठे अगले 15 मिनट में उसने खर्च कर दिया सारे पैसे। 40 लाख की कार ले लिए, कुछ उसको फाइनेंस करा लिए, कुछ ऐसे कर ले, ऐसे कर करके उसने तुरंत कर दी खर्च, पूरा का पूरा नेट, उठ के चला गया। तो यही बात हो रही थी, कुछ टैक्सेस का चक्कर पड़ा होगा, सीए बताया होगा इसे ऐसे करिए, इतना लोन दिखाइए, ये करिए वो करिए। सीए इसी का तो पैसा लेता है, और किसी का पैसा लेता है सीए? सीए का काम है तुम्हारा टैक्स बचाना। यहाँ लोग टैक्स देने के लिए सीए थोड़े रखे हैं। हमारे यहाँ हर चीज का उल्टा यूज होता है इंडिया में। तुम लोग जानते हो जिम किस लिए बना था? पनिशमेंट के लिए। दैट जिम बना था पतले लोगों को मोटा करने के लिए। हाँ नहीं, हाँ रियलिटी है ये कि वो आपको एक्सरसाइज बताते, डाइट बताते थे। जिम उठा के पढ़ लो, हिस्ट्री कोई बड़ी छुपी हुई बात थोड़े बता रहे हैं कि जो लोग देखो मोटे आदमी को पतला करना इजी है, पतले को मोटा करना बड़ा मुश्किल है। मैं कई पतलों को देख रहा हूं, एक एक थाली खाएंगे, लगता ही नहीं है। यहाँ जैसे मैं हूं, 2 दिन ना खाऊं तो भी लग रहा है कि और 1 इंच बढ़ गए, पानी भी लग रहा है। अब मेटाबॉलिज्म, अब साइंस मत समझा मुझे। तो जिम बना था इसलिए कि जो पतले हैं उनकी शरीर अच्छी हो, बेहतर हो। इंडिया में जिम का क्या इस्तेमाल है? हाँ, एक्सरसाइज करने लोग नहीं जाते हैं, वजन कम करने जाते हैं। जबकि वजन कम करने की कोई एक्सरसाइज जिम में नहीं है। ट्रेडमिल पे दौड़ो, उसमें तो कहीं दौड़ लो, जब दौड़ना है तो ट्रेडमिल पे जाने की क्या जरूरत है? जब दौड़ने से स्विमिंग, जब तक वो क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं ना, एरोबिक नहीं करोगे तब तक वजन कम नहीं होगा। वॉक करो, रनिंग करो, स्विमिंग करो, इन सब चीजों से वेट लूज होगा आपका। मान लिए, लेकिन रनिंग और स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, मान लिए आपकी बात, वो 5-6 महीने साल भर अगर आप कर दिए तो सब खींच के सही कर देगा। ऐसा कुछ नहीं, ये सब आपको ज्ञान दिया गया है। एक है VLCC, नाम सुने हो? लड़कियां जानती होगी। फुल फॉर्म क्या है पता है? वंदना लूथरा कट्स एंड कर्व। तो वंदना लूथरा जैसे लड़कों के होते हैं वैसे लड़कियों की ट्रेनर हैं बहुत। तो उनके यहाँ मशीन से, उन मशीन से वजन कम करती है। सर कुछ नहीं करते हैं, जिस दिन आपकी सीटिंग होगी कहते हैं बिना पानी पिए आइएगा। अब सवेरे 6 बजे से आप गए विदाउट पानी पिए, 11 बजे से आपकी सीटिंग शुरू हुई। फिर वो यूरिन के रास्ते और वो मेल्ट करते हैं, हम पिघला रहे हैं, मशीन उशीन लगा देंगे, यहाँ गरम गरम फील होगा आपको, और कि अब ये यूरिन के रास्ते डिस्चार्ज होगा। 2 दिन बाद फिर तुम मान लो 1 kg डिस्चार्ज करके आए, वजन 3 kg तुम्हारा बढ़ गया। बस उनको पैसे देते रहो। टेस्टेड, वेल एक्सपीरियंस्ड। किसी का कराए थे, सिस्टर का अपनी, तो बता रहे हैं आपको। अब वो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, किसी को थायराइड हो गया, किसी का कुछ हो, वो सब एक दूसरी बात है। लेकिन नॉर्मली वो ठीक है कि थोड़ा तेजी से रनिंग मार दिए, कुछ पार्ट लटक गया, ये वो, ये जिम वाले सिखाते हैं आपको। नहीं सिखाए तो जाएगा कौन? वास्तविकता बताते। बताए तो जिम बनी थी शरीर पर चर्बी चढ़ाने के लिए, और हम जाते हैं घटाने के लिए। तो इंडिया में हर चीज का हम उल्टा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूशन है लोकपाल, आप लोग नाम सुने होंगे। लोकपाल को लेके बहुत हल्ला हुआ। लोकपाल किस लिए है? लोकपाल जो है स्वीडन में एक डिवाइस है, ओम्बुड्समैन, और ओम्बुड्समैन के इंडियन वर्जन को हम कहते हैं लोकपाल। ठीक है, वो क्या है? स्वीडिश डिवाइस। और दुनिया के बहुत से देशों में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बहुत से देशों ने नए नए तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। इसी को पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहा जाता है, ब्रिटेन में प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, रसिया में, ऐसे करके सब ने। कोई है क्या वो? ना 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 ना, यही गलती कर गए आप। जो रियल इंस्टीट्यूशन है ओम्बुड्समैन, वो है जन शिकायत निवारण मंच। जैसे बैंकिंग में होता है, गाइपोरिया कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया है बैंकिंग लोकपाल जिसको कहते हैं। तो इसका ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम,
और इंडिया में इसको किस में कन्वर्ट कर दिए हम? करप्शन कंट्रोलर एजेंसी। और उसके बाद डिस्प्यूट क्या शुरू किए कि पीएम इसके एम्बिट में रहेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज इसके एम्बिट में रहेंगे कि नहीं, ये बनेगा कभी? और अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन आपने बनाया तो विदाउट नेल एंड टीथ आप बनाओगे। विदाउट नेल एंड टीथ का मतलब बहुत राइट्स और पावर उसको नहीं होंगे, दिखावटी बन के रह गया। और फर्स्ट ARC 1967 से रिकमेंडेशन है लोकपाल की। तो हमारे यहां हम लोग हर चीज का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज डिश में देख लो यार, चाइनीज डिश फेमस, ये मसाले नहीं पड़ते हैं उसमें। हमको मसाले नहीं मिले तो हमने चटनियाँ डालनी, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक वाला, रेड वाला। फिर कुछ नहीं मिला तो सब्जियाँ लाओ, पत्ता गोभी लाओ, गाजर लाओ, शिमला मिर्च लाओ, भर लिया हमने। जाओ मिल जाए किसी मॉल में, जाओ चाइनीज चाउमीन लेके खा लो, सीधे सफेद सफेद नूडल्स आते हैं। हमने वहां भी मॉडल्स बना दिए, सिंगापुरी नूडल्स। और क्या डालेंगे? न्यूट्रिला, पनीर नूडल्स, टोफू। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं खाया था, सिर्फ हम खाते हैं। अब ओरिजिनल कोई ला के रख दे वो चाइनीज डिश तो रेस्टोरेंट से झगड़ा हो जाए हमारा। अरे जब क्रॉक्स आया था ना तो मैं जानता नहीं था कि ब्रांड है। मैं एक दुकान, अच्छा उसका बोर्ड भी मैं पहुंच गया, उसको समझा रहा हूँ, दे दे यार। वो गा 2900 कितने, पागल होगा क्या? इधर छेद वाले चप्पल दे रहा है तो 3000 रुपए का। एक काम करता 500 देता हूँ, दे दे। मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ उससे। हाँ, अब बाहर वाइफ को खड़ा करके, अब वाइफ को पता था वो सर पीट रही है। अब मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे लगा कि अच्छा मेरा एक दोस्त पहनता था तो मुझे लगा कि ये कहाँ से 3000 का खरीद लेगा, पढ़ा तो मेरे ही साथ है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा ये 500-700। और उसने मजाक में शायद मैं कुछ पूछा तो बोल दिया मैं सस्ता ही है, तो मुझे लगा 500-700 का होगा। मुझे नहीं पता, मैं शोरूम में खड़ा हूँ, ब्रांडेड आइटम है। हो जाती है गलती कभी कभी। तो क्लियर हो गया? आगे अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से हो गए? जो आपको जैसे मनी लैंडर्स हो गए। जिस देखो फ्रेंड रिलेटिव तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी दोस्त से आप जो लेन देन कर लेते हो, रिश्तेदारों से कुछ पैसा ले लिए ऐसे करके। फिर आता है मनी लैंडर, जो लोकल मनी लैंडर होता है आपके मार्केट का, जो 2-4%, 5% जैसी भी आपकी क्राइटेरिया लेके आपको पैसा दे दिया। कुछ कमीशन एजेंट होते हैं जो आपको कहेंगे हम लोन दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, अब ये कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं, कोई फॉर्म तो ये है नहीं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब आते हैं मेन हमारा टारगेट ये है। तो बैंक लोन तो आपको पता ही है कि या तो आपकी सैलरी आती हो, या तो आप ITR वगैरह फाइल करते हो, तो या आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, बैंक के पास लेके जाइए कि साहब हमको इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और बैंक को पसंद आता है तो बैंक लोन आपको कर देता है। इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं, कोई है? कोई भी हो तो वो बैंक तो अपनी कंडीशंस रख देगा आपके सामने ना। आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो बैंक फ्री में थोड़े देगा। नहीं, वो 20-30 साल का लोन कम ही लोग देते हैं, दूसरे टाइप का लोन होता है। बिजनेस पर्पज का लोन 5 साल 6 साल का होता है। क्लियर हो गया? और यहाँ जो हम मनी मार्केट डिस्कस करें, यहाँ तो 1 ईयर का ही डिस्कस कर रहे हैं, 1 ईयर। हाँ, वो लोन आप देखो, आप इंडिविजुअल लेवल पे ले रहे हो। ये मनी मार्केट कौन डील कर रहा है? RBI बैंक, RBI बैंक, RBI बैंक। जब आप इंडिविजुअल लेवल पे, तो बैंक रेट भी तो है। आप लोन लेने जाओगे तो बैंक अपनी कंडीशंस रखेगा ना कि वो कौन सा लोन चाहिए। तो आपने कहा हमको कार लोन लेना है, आपने कहा हमको हाउस लोन लेना है, आपने कहा हमको बिजनेस लोन लेना है, या हमको PL लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो वहाँ कंडीशन बताओगे ना। या हमको मेडिकल लोन लेना है। अब बैंक कहे कि ठीक है आप किस भी पे लोन ले रहे हैं, तो या तो आप सैलरी पेड है तो भाई आप दिखा देंगे तो बैंक देख लेगी, हाँ भाई अच्छा 40,000 सैलरी है, हाँ भाई हर महीने आ रही है इस तारीख को, ठीक है इस फर्म से आ रही है, ठीक है इनकी 40,000 इनकम है, प्रूफ हो गया। 3 से 4 महीने का स्टेटमेंट आपका बैंक का ले लेगी, सब दिख गया आपका। आपका पैन लेके देख लेगी कोई डिफाल्टर वगैरह तो नहीं है, आप वो सब देख लिया।
दूसरा तरीका ये है कि चलिए आपके पास सैलरी नहीं आती, आप सेल्फ एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, तो कुछ भी दिखाएंगे तो फिर ITR लगेगा आपका, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपका ITR देख लिया, अच्छा ठीक है आपने 6 लाख की इनकम शो की, तो बैंक भी जानती है इंडिया में 6 दिखा रहे तो 10 कमा रहे हो, वो जानती है बैंक कि 6 दिखा रहा है, या नील भी दिखा, नील भी वैलिड है इंडिया में, पता है कि नहीं? जो लोग ITR फाइल करते हैं, नील भी करोगे तो वो भी वैलिड होता है, 4-5 लाख रुपए का लोन उस पर मिल जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ITR फाइल करने तभी गया किसी पास पैसा आ रहा है, तो अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए चलो नील ही दिखा दिया, तो वो तो बैंक अपनी कंडीशन रख लेगा। अब कार लोन दिया तो कार मॉर्टगेज हो गई आपकी, नहीं दोगे कार खींच ले जाएगी, 1 महीना 2 महीना देख लेगी। हाउस लोन दिया तो भी वो हाउस आपका मॉर्टगेज है, तो बैंक का लॉस कहाँ पे है? हाँ कुछ है पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन के लिए आपकी क्राइटेरिया देखी जाती है, आपकी पेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। बिजनेस लोन लोगे तो बिजनेस लोन जब लोगे तो उसमें लिमिट्स बनती हैं, और किस वो बिजनेस का प्रोजेक्ट बना के आप दोगे, तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमको 50 लाख लोन चाहिए, इसमें 20 लाख की मशीनरी आएगी, तो बैंक आपको पैसा नहीं देगी, वो 20 लाख रुपए आप जहां से मशीनरी परचेज करोगे उसके नाम पे ड्राफ्ट या चेक बन के जाएगा, तो बैंक उसको अलाउ कर देगी। सिस्टम इस तरह से चलता है, ये बस सोचिए कि 50 लाख आ गया तो आप निकाल लिए अकाउंट से, कुछ भी किए, हाउस में कुछ रनिंग कैपेसिटी के लिए 5-7 लाख रुपए आप निकाल भी सकते हैं, तो इस तरह से चलता है। क्लियर हो गया? तो बैंक तो जब देगी, बैंक लोन देगी तो बैंक अपनी कंडीशंस पूरी करा लेगी। और हमारे यहाँ ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है, तो जनरली आप देखोगे 2-4 गांव पे या 1-2 कॉलोनी पे एक बैंक आ जाता है हमारे यहाँ। तो KYC क्या है? नो योर कस्टमर। तो बैंक अपने कस्टमर्स को जान रहा है, और अब जो ये पैन आधार सारा कुछ आ गया, तो आपके सारा प्रोफाइल, इकोनॉमिक प्रोफाइल खुल के रख जाएगी कि कब आपने बाउंस किए थे अपने चेक, कब क्या किया था, सारा रिकॉर्ड आपका निकल के चला आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है ऑनलाइन होने की वजह से। क्लियर हुई चीजें? ये सिस्टम, तो बैंक लोन वो बैंक दे रही, बैंक अपनी कंडीशंस पूरी करा लेगी। हम आते हैं कॉल मनी, लिखिए। This is a very short notice loan market. This is a very short notice loan market. Loans allow maximum for 14 days. This type of loans taken by one bank to another bank, or by the brokers of share market, taken by one bank to another bank or by brokers of share market. The interest rate of call money market, the interest rate of call money market known as call rate, कॉल रेट ध्यान आया? डिस्कस किए थे हम लोग, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और इंडिया में क्या है? मिबोर। लिबोर मिबोर इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल रेट, नोट कर लीजिए। And the up and downs of call rate and the up and downs in call rate regulated by DFHI. DFHI. Discount and Finance Housing of India. Discount and Finance Housing of India. क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन किसी का? कॉल रेट क्लियर है। अब कॉल रेट के बाद आते हैं मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज।
तो इसमें पहला पढ़े आप हुंडी। हुंडी क्या होता है आपको बताएं। हुंडी को ही रेगुलेट करने के लिए अगर मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे तो एक डिवाइस बैंकों ने इस्तेमाल किया, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस लाया ही गया है हुंडी क्या होता है, हुंडी ट्रेडर होते हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप ये समझना कि मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है, वो किसी मान लीजिए कि पटना में सेटल्ड है, बिहार में सेटल्ड है, और आप एक व्यापारी, कपड़े की दुकान है आपकी, आपको दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से माल कलेक्ट करना पड़ता है, और आपकी काउंटर सेल है, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए, ठीक है, अच्छा काउंटर है आपका, सेल हो रही है। अब आप माल खरीदने चले आए, तो 1 लाख 2 लाख रुपया था वो लेके आए, और यहाँ व्यापार करने में आप चले गए। यहाँ आपने माल पहुँचाना भी चाहिए बेचने के लिए, माल आपने खरीद लिया। अब आज दिल्ली से खरीद लिए, कल लुधियाना पहुँच गए, परसों चंडीगढ़ पहुँच गए, ऐसे कर करके आप माल खरीद के अपना बुक करते जा रहे हो। अब आपको ये पता है कि हमारे यहाँ सेल हो रही है, उसी समय मान लीजिए कि अब एक तरीका तो बैंक से पैसा चला है, लेकिन आप कभी गौर करना, जब व्यापार में जाओगे तो टैक्सेस का ऐसा सीन है, ज़्यादा नहीं चांदनी चेक चले जाओ, सब कैश में डीलिंग चलती है। अभी कह दो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे ना, मुंह बना के बैठ जाएंगे सब, 3% और दीजिए, 1.5% और दीजिए। ये बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूँ, वो पेट्रोल ले लिए और रेस्टोरेंट का खाना खा लिया, उस पर नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही पैसा उनके अकाउंट में जाएगा वो पैसा वाइट हो जाएगा। हकीकत ये कि 2-2 रुपए पे धंधा हो रहा है। वो बल्क डील कर रहे हैं कि मान लीजिए चेयर सेल करते हैं, होलसेलर है, वो 5 रुपए पे इस चेयर, 5 रुपए के प्रॉफिट पे इस चेयर को बेचने को तैयार है। क्यों? कैश खाली हो जाए। लेकिन क्या है, 5,000 पीस दिन भर में बेचते हैं, तो भी वो 25,000 रुपये कमा लिया। समझिएगा बात को। और आपने ये पैसा कहा कि हम अकाउंट में देंगे, और वो जानता है अकाउंट में जैसे जाएगा जीएसटी वीएसटी आज नहीं तो कल देना ही है, वो ट्रेसेबल हो गया। आप अभी चले जाइए चांदनी चौक, तूड़ा मंडी, और क्या बोलते हैं ये खरी बावली, कहीं से कुछ भी लेके दिखा दिए कार्ड और बैंक पेमेंट से, एटीएम से। काजू 10 किलो खरीद के दिखा दीजिए, देंगे तो रेट बढ़ा देंगे, 3% 4% बढ़ा देंगे, कहीं न कहीं से बराबर कर देंगे आप। तो ये क्यों है? मेरे आज तक समझ में, एजुकेशन पे 18% जीएसटी, और शराब पे 5%, बार पे, कोचिंग खोलने बजाय बार खोल ले। अच्छा देखो, एक बात समझो, इंस्टीट्यूशन फीस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, खराब पढ़ाई तो रहा है यार, कोई निगेटिव वर्क तो नहीं कर रहा है। यहां आओगे तो कुछ सीख के ही जाओगे, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन XYZ में कह रहा हूं, वो कुछ अच्छा ही सिखा रहा है। कोई आपको गलत तो सिखाने के लिए खोलना है कि आप मर्डर का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कैसे करें मर्डर सीखो, बम बनाना सीखो, पिस्टल चलाना सीखो, ऐसा तो कोई इंस्टीट्यूट खोल के बैठा नहीं। अरे भाई कोई आपको SSC पढ़ा रहा है, कोई बैंकिंग पढ़ा रहा है, कोई टीचिंग के लिए पढ़ा रहा है, कोई 9th 10th 11th पढ़ा रहा है, कोई IAS के लिए पढ़ा रहा है, कोई PCS के लिए पढ़ा रहा है, पढ़ा ही तो रहा है, कौन सा गलत काम कर रहा है? इस पे तुमको 18% टैक्स चाहिए। मेरे खुद आज तक नहीं समझ आया कि किस सेंस से ये बना है। अब बार खोलने में तुमको केवल 5% टैक्स चाहिए, उसमें भी 2% का रिबेट दोगे, मतलब 3% टैक्स चाहिए। तो आज एंटरप्रेन्योर, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी सोचूं, कोचिंग खोलने में 50 लाख का खर्चा है, बार खोलने में 50 लाख का खर्चा, फिर मैं बार खोल के बैठूं, 2 बाउंसर रखूं, पैसे रखूं जेब में, बाहर निकले पी के, अच्छा अनसोशल एक्टिविटीज करोगे, कभी पुलिस वालों से भिड़ोगे, कभी लड़की छेड़ोगे, यही तो हो रहा है। और कौन कर रहा है? कि बदमाशी करोगे। वहां सरकार को टैक्स नहीं चाहिए, बल्कि और प्रमोशन है। और केजरीवाल जी तो भारत को मॉडर्न बना के ही रहेंगे। नहीं, केजरीवाल जिस हिसाब से दुकान खोले थे, इंग्लिश एजुकेशन एकदम पीक पे पहुंच जाती। पीने के बाद सबसे पहला जो खुर्रा चढ़ता है वो इंग्लिश बोलने का चढ़ता है।
एक्चुअली सी कांट लव मी, हमको एक्चुअली यू कीप क्वाइट। मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यार क्या मीनिंग निकलेगी इसकी। फिर मैं कहा कि अब इसको ट्रांसलेट नहीं करो, उसको चुप कराओ। ऐसे चलता रहता है। तो हुंडी जो है उसी को रेगुलेट करने के लिए आरटीजीएस आई है। हुंडी लोकल मार्केट में अलाउ की जाती है। इसी का जो इंटरनेशनल मैनर है दैट इज हवाला, और हवाला रिस्ट्रिक्टेड है। हुंडी में क्या होता है कि हुंडी ट्रेडर बैठे हो, मान लीजिए कोई पटना में बैठा हो, कोई दिल्ली में बैठा हो, वो एक फ़ोन कॉल कर देगा तो जो वहाँ का व्यापारी है उसको यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। अब इसको सेटल करने के लिए चलो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आया, आरटीजीएस आया, अच्छी बात है। लेकिन बैंक की फिर वही एक शर्त आ जाती है, 10 बजे से 4 बजे तक। हमारे काउंटर पे पटना में पैसा इकट्ठा हुआ शाम को 6 बजे, और पैसा चाहिए हमको 6:30 बजे दिल्ली में या लुधियाना में। आरटीजीएस फेल। एनईएफटी कर दो बैंकिंग आवर के बाद, क्या मैसेज आता है? अब बैंक खुलेगा तो सेटल्ड होगा आपके अकाउंट में, आता है ना। 8 बजे के पहले अगर आपने एनईएफटी किसी को कर दी तो वो मिल जाता है। 8 बजे के बाद करके देखो रात में, वो अगले सुबह 10 बजे के बाद आएगा। हो भी जाता है, कई बार रुक भी जाता है। देखो व्यापारी आदमी ये सब नहीं सोचेगा। एक तो उसका पैसा बैंक जा रहा है, वो वहीं फंस रहा है। भाई सेविंग से करोगे तो 33% दोगे, और करंट अकाउंट से करोगे तो 18% दोगे। आज नहीं कल 1 साल में बैठोगे ना, सीए बैठेगा ना, कितना बचा लेगा? तो बड़े लोगों को ऐसा फंसाए हैं सब सरकार ने, अच्छी बात भी है, लेकिन टैक्स रेट कम होना चाहिए। अब अगर इतना सिस्टम आप बना रहे हैं तो टैक्सेस का रेट बहुत कम होना चाहिए, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स तो खत्म होने चाहिए। बहुत लो है, बहुत नॉमिनल, लेस देन 1%। हम लोग 50% से ऊपर टैक्स दे रहे हैं, मोर देन 50%। भाई मैं एक आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, जो इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका रिकमेंडेशन ही यही था कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस एबॉलिश कर दिए जाए, बड़े नोट इकॉनमी से बंद कर दिए जाए, और 50 रुपये से बड़ा नोट इकॉनमी में हो ही नहीं। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर दिया जाए। अब आप एक बात बताओ मुझे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने एक 40,000 का टीवी परचेज किया, 30-40 हज़ार की टीवी आती है नॉर्मल, जो ठीक ठाक टीवी लोगे वो 38-40 इंच वाली 40-40 हज़ार की आती है। अब सैमसंग की आपने टीवी ले ली, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? कोरिया, साउथ कोरिया की। तो 16,000 रुपये तो टैक्स का, 40,000 की जो आप टीवी ले रहे हैं 16,000 टैक्स जा रहा है। तो आपकी टीवी है कितनी, वर्थ कितने की? 24,000 की। मैं कह रहा हूँ टीवी 25,000 की, और गवर्नमेंट कहते कि आप बैंक से पेमेंट करिए और हम 2% का बीटीटी लेंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, और ये आपके 14,000 16,000 खत्म। तो 24,000 पे कितना पड़ेगा 2%? 240, 240, 480 रुपये। आपकी टीवी कितने में आपके घर आ गई? 24,480 रुपये में आपकी टीवी घर पे। आपके बच गए 15,520 रुपये आपके बच गए। क्यों नहीं वाइट में पेमेंट करोगे आप? प्रॉब्लम क्या आपको वाइट में पेमेंट करने में? अब इस पे उसने यही प्रूव किया था कि अगर ये सिस्टम हम करते हैं तो इंडिया का जो मार्केट है, आप जितना टैक्स कलेक्शन कर रहे हो 1 साल के अंदर से 3 गुना इनकम बैंक सरकार की बढ़ेगी। ये पूरी स्टडी है, केस स्टडी है, पढ़ी हुई। हाँ, जो आज का टैक्स कलेक्शन हमारा चला इससे 3 गुना, और कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और क्या क्या सिस्टम फ्री हो जाएगा ये सोचो। दुनिया भर का फर्जिफिकेशन जो बना रखे हो, सीए सीएस ये वो, किस लिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सबसे खास बात क्या है? ट्रेसेबल है। ये जो पैसा हैक हो जाता है तो बदमाशी करते हैं लोग, खोजते नहीं, पैसा खा के बैठ जाते हैं। अरे किसी न किसी तो अकाउंट में ही गया होगा, चलो मेरे अकाउंट से चोरी हुआ, जाएगा तो किसी न किसी अकाउंट में ही
जैसे पूरी सीरीज है जामतारा, झारखंड में एक गांव है जामतारा, और अनपढ़ लड़के हैं, और जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज तक के अकाउंट खाली कर दिए, और इंडिया के किसी भी स्टेट की शायद ही पुलिस है जो जामतारा ना पहुंची हो। इतना ये स्कैम वाला काम किए हैं कि आपका कार निकल गया है, आपको ये मिल रहा है, आपको वो मिला, पूरी सीरीज बनी हुई है इस पर। तो आपको क्या लगता है केवल बच्चों के बस का है? पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे ही बिहार में सरकार आई है तपस्वी जी की, पढ़िए क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा। तेजस्वी, सॉरी माय फॉल्ट, ठीक है चलिए हुंडी। अब आइए इसमें नोट के कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल बिल्स, अरे चुप। It was introduced on the recommendation of Baghul Committee. Commercial bills introduced on the recommendation of Baghul Committee in 1989. Baghul, by medium of commercial bill, high rank companies and corporations take loans minimum for 7 days. High series companies and corporations take loans high level, high series। भाई जो कंपनियां वर्क करती हैं इनकी भी रेटिंग होती है, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, अल्फा सीरीज। वो शेयर मार्केट में सेंसेक्स देखे हो? क्या है सेंसेक्स? काफी सारे नहीं, 30 कम। देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तो कंपनी तो 20-25 हज़ार से ऊपर वहाँ रजिस्टर्ड है, और 8-9 हज़ार कंपनी प्रॉपर रन करती हैं उसमें। लेकिन जो टॉप 30 शेयर्स होते हैं उन्हीं के अप एंड डाउन्स को सेंसेक्स रिफ्लेक्ट करता है। वो भी टॉप 30 कंपनी किसी की इंसर्ट नहीं की जा सकती है, ऑटोमेटिक वो कंपनीज बदलती रहती हैं। जिनके शेयर्स का सेल परचेस सबसे ज़्यादा होता है वो कंपनी अपने आप एपेक्स पे टॉप पे पहुंचती चली जाती है। तो सिंपल सा रूल है, तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब वो कोई फिक्स नहीं कि अब ये 30 कंपनी, और जो ये 30 कंपनियां होंगी इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इनके शेयर्स को अल्फा शेयर, ए शेयर्स कहा जाता है, और डिमांडिंग होती हैं ये। ऐसे अडानी जी हैं, कमा कुछ नहीं रहे हैं, लोन ही लोन है, लेकिन तभी शेयर देखो धूम मचा हुआ है। लेकिन ये रियलिटी है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसका इंफ्रा में है। तो इंफ्रा में ये मान के चलिए कि पहले पैसा लगता है, अभी वो रोड बना रहा है, पाइपलाइन बिछा रहा है, इसलिए जब आप बुक्स को देखते हो तो आपको पूरा एक्सपेंडिचर दिखता है। लेकिन जिस दिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए फिर आना ही आना है, जाना खत्म, रोड बन गई। आगरा एक्सप्रेसवे में कितनी गाड़ियां पर डे चलती होंगी, अंदाजा लगाओ, अप एंड डाउन मिला के? 10,000 मान लें आराम से, ऊपर ही होगी जो 10 ही मान लेते हैं, 300 के हिसाब से जोड़ो, 30 लाख दोबारा जोड़ो, 3 करोड़ पर डे, 90 करोड़ मंथली, 30 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। दोबारा जोड़ो, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10,000 × 300, 10,000 को 100 करोगे तो 10 लाख होता है, और 3 से मल्टीप्लाई करके 30 लाख। 30 लाख तो कम है, 30 लाख कम। गाड़ियां बढ़ा नहीं देते, तुमको क्या लगता है गाड़ियां बढ़ानी नहीं पड़ेगी? लाख गाड़ी से ऊपर का अप डाउन होगा? नहीं, आप ये मत सोचो, आप सोचो 9800 करोड़ की रोड है, इनकमिंग जोड़ो,
पर डे की 9800 करोड़, 10,000 करोड़ की रोड है ये, वहाँ नोएडा टू आगरा। 30 लाख रुपए अगर महीने का लेते हैं, 30 लाख तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 करोड़ लेते हैं और दिन का, तो हमारे हो गए 90 करोड़ महीने के, साल के हो गए 300 से कर देते हैं, तो ये हो गए 27,000, बहुत ज़्यादा पहुँच गया, 2700 करोड़। 10 साल हो गया, अभी टैक्स वसूल ही रहे हैं, अभी टैक्स ले ही रहे हैं। और 300 तो हम लोग एवरेज जोड़िए कार वालों का, बाइक वाले कितने, ट्रक वाले जाते हैं 1500 1200 रुपए है कमर्शियल वालों का। कौन करेगा? चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, मिनिमम फॉर 7 डेज लोन्स, मिनिमम फॉर 7 डेज, मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। मतलब कमर्शियल बिल्स के थ्रू जो लोन लिया जाता है वो कौन लेता है? ये हाई सीरीज कंपनीज और कारपोरेशंस ले सकते हैं। इसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन जो होता है 7 डेज होता है और मैक्सिमम भी ले सकते हैं 1 ईयर के लिए। क्लास है अभी आप लोगों की? ठीक है, फिर पढ़ाई करिए।